डियर स्टूडेंट्स, पुनः आपका स्वागत है। पहली यूनिट में स्ट्रक्चर, रिएक्शन और बॉन्डिंग एंड द मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसके आधार पर अणुओं की भौतिक अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंदर भी उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी क्रम में आज हम एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट के बारे में आपको बताना चाहेंगे और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आज हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। मैंने आपको बताया था डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास रहते हैं, कोई बंध बना हुआ है मान लीजिए किसी दो परमाणुओं के बीच में, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो किसी एक परमाणु की ओर अधिक हो, नेचुरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस और ही रहेगा, तो वहाँ पर एक प्रकार से डाइपोल जनरेट हो जाता है। दो ध्रुव बन जाते हैं, एक पार्शियली पॉजिटिव एक पार्शियली नेगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जा रहा है वहाँ तो पार्शियली नेगेटिव डेवलप हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियली पॉजिटिव। तो जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इस प्रकार का कहीं डाइपोल हो गया, इस प्रकार का कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और वहाँ डाइपोल जनरेट हो चुका है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है दो नेगेटिव चार्जेस और हाइड्रोजन के बीच में। व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इट इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द टू नेगेटिवली चार्ज्ड एटम एंड द हाइड्रोजन एटम। जहाँ कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पर दो पार्शियली नेगेटिव के बीच में एक हाइड्रोजन यदि आ जाता है, तो इस प्रकार से उनके बीच में एक दुर्बल आकर्षण बंध जो है हो जाता है और एक प्रकार की बॉन्डिंग हो जाती है, एक प्रकार का अट्रैक्शन हो जाता है, और अट्रैक्शन को ही हम बॉन्ड कहते हैं। उसी का नाम हाइड्रोजन बंध है। क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, हाइड्रोजन बंध। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है और एक कोवेलेंट बॉन्ड है X और H के बीच के अंदर, और X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये डाइपोल होने से X पे क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, समान मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर ये जैसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये जो पोजीशन है जिसमें ये जो हाइड्रोजन है ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, तो यहाँ पर तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। लेकिन ये जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये क्या होता है, इस पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड X से अट्रैक्ट होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित रहता है। ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अंशांकित रेखाओं के द्वारा हम इसको बताते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये दुर्बल बंध होता है। ये लाइक किसी कोवेलेंट बॉन्ड या किसी आयनिक बॉन्ड की तुलना में इसकी स्ट्रेंथ जो है कम होती है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 5 किलो कैलोरी पर इस रेंज का है, कम एनर्जी का है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये उपस्थित कहीं पर हो, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पर है तो वो निश्चित रूप से उस अणु की भौतिक जो गुण हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको प्रभावित करता है। दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, एक को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। देखें कि वो किस प्रकार के हाइड्रोजन बंध हैं। तो पहला मैंने आपको बताया टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में कहेंगे अंतर आणविक
हाइड्रोजन बंध। तो जैसा कि नाम है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी दो मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है अंतर आणविक, दो अणुओं के बीच के। तो दो अणुओं के बीच में यदि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एक नाम जो है संगुणन भी है, इसको एसोसिएशन भी कहते हैं। कई समय इसको एसोसिएशन के नाम से भी पुकारा जाता है, संगुणन, हिंदी में संगुणन। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये समान परमाणुओं के बीच में भी हो सकती है और असमान परमाणुओं के बीच में भी हो सकती है। समान परमाणुओं के बीच में होती है तो हम बोलते हैं होमोमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यदि अलग अलग है तो क्या कहेंगे? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे समान यदि हमारे पास अणु है और उसके बीच की जो बॉन्डिंग है, उसको जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको जो बताया था, या XH है, इस प्रकार की जो है ये कैसी है? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये अलग अलग परमाणुओं के बीच में नहीं होगी, एक ही परमाणु के बीच में है। जैसे कि ये अल्कोहल है, और ये अल्कोहल के, ये समान है सभी अल्कोहल के परमाणु, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इस प्रकार का जो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये समान परमाणुओं के बीच में हुआ है, समान अणुओं के बीच में हुआ है, इसलिए इस प्रकार का जो है ये अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यदि ये इनमें आपस में क्या होता है? संगुणन होता है। इनमें आपस में क्या है? संगुणन है। इस प्रकार से यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये समान अणुओं के मध्य होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? ये होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अमोनिया के अंदर है, जैसे ये अमोनिया, दोनों अमोनिया के अणु हैं, और इस प्रकार से इसके अंदर क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो समान अणु है और एक से अधिक अणुओं के बीच में बन रहा है, इसलिए है अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि असमान यदि है, वो भी अलग अलग यदि मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो भी क्या कहलाएगी? अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये अल्कोहल और पानी के अणुओं के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर। असमान अणुओं के बीच की हुई है, लेकिन एक से अधिक अणुओं के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समान अणुओं के बीच में भी हो सकती है और असमान अणुओं के बीच में भी हो सकती है, लेकिन एक से अधिक अणुओं के बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक अणु के अंदर ही दो समूह उपस्थित हैं और डाइपोल की स्थिति हो जाती है। एक ही अणु में दो समूह उपस्थित हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं वो कैसे हैं? डाइपोली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और दो नेगेटिवली चार्ज जो है एटम के बीच में क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। तो वो एक ही अणु के अंदर जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतः आणविक, अंतः का मतलब है एक ही अणु के, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, तो उसी अणु के बीच के अंदर, उसी अणु के अंदर जो है यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलेंगे अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दूसरे प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी हो गई? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है दूसरे टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इसको आप बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। तो यहाँ ऑर्थोक्लोरोफिनॉल के अंदर क्या हुआ, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर एक ही अणु के अंदर होती है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्लोरीन है, और इन दोनों के बीच में क्या गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड इसके अंदर भी क्या हुआ, ये intramolecular hydrogen bonding. One more example which is the generally used, it is your orthonitrophenol, orthonitrophenol। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन तीनों ही उदाहरण के अंदर केवल एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक अणु है, एक यौगिक है, और उसमें जो है क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, और इसको किलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक प्रकार का एक साइकिल हो गया है, एक चक्र बन जाता है। तो दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड किलेशन। So two types of hydrogen bondings are present. One is intermolecular hydrogen bonding, that is association, and another is intramolecular hydrogen bonding, that is known as the chelation. तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने आपको बताया है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, 5 किलो कैलोरी प्रति मोल है, बट इसकी प्रेजेंस से फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रभावित होती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से उनमें इसकी उपस्थिति में परिवर्तन आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देखिए क्वथनांक और गलनांक, ये वो टेम्परेचर होते हैं। जैसे गलनांक की बात करें तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें कोई ठोस क्या होता है, गलना स्टार्ट प्रारंभ होता है। ठोस किससे बदलता है, द्रव, यानी जो ठोस से द्रव जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को उस ठोस का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी प्रकार से कोई द्रव जब वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होता है, जब वो वाष्प में परिणित होता है, वो जो टेम्परेचर है वो उस द्रव का कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो जिन अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उन अणुओं से अधिक होते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जैसे अणुभार समान है, समान अणुभार वाले जैसे एल्केन है, तो एल्केन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन उसी अणुभार वाले दूसरे जैसे पानी है, अल्कोहल है, ईथर है, इन प्रकार के जो अणु हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो ये एक जनरल कंसिडरेशन है इस फिजिकल प्रॉपर्टी का कि जिन अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उन अणुओं के क्वथनांक के मान और गलनांक के मान उच्च होते हैं। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो हम ये जानते हैं कि विलेय होने के लिए दो प्रकार का पदार्थ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट यदि इनके बीच में एसोसिएशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि जैसे पानी के अंदर एल्कोहल यदि यूज करते हैं अपन, तो यहाँ पानी और एल्कोहल जो है इस प्रकार से इनमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एसोसिएशन है, इसलिए एल्कोहल पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। लेकिन जहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वहां विलेयता कम होती है, आसानी से नहीं घुलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी नेचुरली इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसके विपरीत यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि है, यदि अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो उनकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण ये क्या है कि जब हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, वो हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो वो विलायक के अणु के साथ क्या होगा, एसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो एसोसिएशन होने के लिए फिर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होने से, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से विलेयता बढ़ती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से विलेयता कम होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। देखिए ये मैंने एक यौगिक का फॉर्मूला लिखा है, इसका नाम है इथाइल एसिटोएसिटेट। यहाँ पर क्या है, दो प्रकार के कीटोन ग्रुप हैं, ठीक है, और उसके बीच में कौन सा ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म। लेकिन इसमें क्या है, टॉटोमेरिज्म होती है। टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन माइग्रेट होता है। टॉटोमेरिज्म क्या है, एक प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है केवल, वो क्या है, केवल रीअरेंजमेंट है, इट इज ओनली ए रीअरेंजमेंट, कोई अणु निकलता नहीं है, केवल प्रोटॉन जो है अपनी जगह को बदलता है। तो ये इस प्रकार से अपन क्या डबल हेडेड एरो लगाते हैं। और आप देखिए जब यहाँ पर प्रोटॉन का माइग्रेशन यहाँ से होता है, CH2 से एक प्रोटॉन जो है वो कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। अब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये दोनों हालांकि एक ही यौगिक हैं, लेकिन इनकी फॉर्म अलग अलग है। ये कीटो फॉर्म कहलाता है, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, ये कहलाता है इनोल फॉर्म। तो इनोल फॉर्म के अंदर क्या होता है, दो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन और ये OH भी लगा होगा उसी कार्बन पे, तो OH है तो ओल, इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे अपन, इनोल। तो ये देखिए कि यहाँ जो इनोल फॉर्म है वहां पर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसलिए जहाँ स्टेबिलिटी की बात आती है वहां पर ये हम कहते हैं कि इनोल फॉर्म इज नाउ इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द कीटो फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मैंने आपको हाइड्रोजन बंध के बारे में, उसके प्रकार के बारे में और किस प्रकार से ये भौतिक गुणों को प्रभावित करता है मैंने आपको बताया। अब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की काफी अपन ने पढ़ ली है। अब अपने को क्या करना है, रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने पढ़ते आए हैं, वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ी है हमने, तो हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं। उससे पहले हम ये पता करेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और अभिक्रिया की क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे। ओके, गुड लक।